नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन के अंतर्गत। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे हुए होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके भाषाई विवाद को लेकर के है। ये भाषाई विवाद जिसे आप त्रिभाषा के नाम से जान पा रहे होंगे। अब ये त्रिभाषा का जो स्वरूप है, ये कहां से आया? क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा जो प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र है, जिसके तहत आपको तमिलनाडु समेत अन्य जो भी दक्षिण भारतीय राज्य हैं, जिन्होंने उस त्रिभाषा सूत्र को खारिज कर दिया, जिसके कारण जो है आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये भाषाई विवाद उत्पन्न हो गया। और उन्होंने खारिज करते हुए यह आरोप लगाया कि त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से सरकार जो है वो शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। यह आरोप जो है वो तमिलनाडु समेत जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहां पर लगाया गया। हिंदी भाषा की बाध्यता, इसके विरुद्ध में आपको कई दशक पूर्व जो है बहुत सारे शक्तिशाली आंदोलन हुए थे। तमिलनाडु में आप सभी परिचित हैं कि वहां पर द्विभाषा नीति यानी कि 2 लैंग्वेज पॉलिसी जो है उसको अपनाया गया है। अब ये जो 2 लैंग्वेज पॉलिसी है, वर्ष 2019 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा या जो स्वरूप था वो उसे पेश किया गया, तो दक्षिण भारतीय राज्यों ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का प्रस्ताव जो है उसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के पास में उसे दबाव बनाया कि भाई त्रिभाषा सूत्र जो है वो मान्य नहीं होगा। अब नई शिक्षा नीति आई और उसका एजेंडा 2030 के तहत अनुकूल जो है, जो 2020 की जो नई शिक्षा 30 के अनुकूल या 21वीं शताब्दी की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुकूल जो है स्कूल और शिक्षा कॉलेज के जो शिक्षा के स्तर है उसमें समग्रता, उसमें लचीलापन लाने के लिए, ज्ञान आधारितता और जीवंत उसे बनाने के लिए या एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उसे बदल करके, ताकि प्रत्येक छात्र में जो भी अद्वितीय प्रतिभा है, जो क्षमता है, उसे बाहर लाया जा सके। तो आज हम इसी पर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगी, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने की भी संभावना रहती है। तो त्रिभाषा सूत्र में आपको 3 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र जो है वो 3 भाषाओं से संबंधित है। पहली बात, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1968 में आपके सामने एक आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत हुआ था, और उस आधिकारिक दस्तावेज के तहत जो है कि त्रिभाषा सूत्र जो है क्या कोई नया बिंदु है या इसकी जो चर्चा है क्या पहली बार हो रही है? तो ऐसा नहीं है। राधाकृष्णन आयोग जो था आपका, जो 1948-1949 में ये बात जो है वो शुरू हो गई थी, जिसमें 3 भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था करवाने की जो परामर्श है वो राधा कृष्णन आयोग के द्वारा दिया गया था। उनका कहना था कि माध्यमिक स्तर पर जो भी प्रादेशिक भाषा है या हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रादेशिक भाषा की शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अब त्रिभाषा सूत्र में पहली भाषा, दूसरी भाषा, तीसरी भाषा। पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में जो भी आप देखेंगे आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी का स्वरूप, या गैर हिंदी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को कहीं पे रखा जाएगा, कहीं पे थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को रखा जाएगा, तो अलग अलग स्वरूपों में आ जाएगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुउद्देश्यता के स्वरूप में जरूरत पड़ी, राष्ट्रीय सद्भाव के रूप में इसकी जरूरत पड़ी। इसका प्राथमिक उद्देश्य तो बहुउद्देश्य का स्वरूप यानी कि मल्टी लिंग्विस्टिक स्वरूप जो है वो इसका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दक्षिण भारत में ही इसका सबसे ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है? 1937 में भी ऐसा हुआ था, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथ में जब शासन की बागडोर आई थी और जब उन्होंने हिंदी की शिक्षा को बढ़ावा देकर के अपने विचार व्यक्त किए थे, तब
उस समय भी 125 माध्यमिक स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के तौर पे बढ़ावा मिला था। तब भी जो है यही कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। ब्रिटिश शासन ने भी जब हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त करने की कोशिश की थी, तो उस समय 1939 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिन्होंने 1939 में त्यागपत्र दे दिया और हिंदी की जब अनिवार्यता को उसके बाद समाप्त कर दिया गया। अब तमिलनाडु के लिए एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में 1967 में जब हिंदी विरोधी आंदोलन को लेकर के बहुत सारे स्वरूप या एक उपकरण के रूप में उसे अपनाया गया। अब भाषा नीति पर तमिलनाडु का बहुत बड़ा मॉड्यूल है, जिसको हम फिर कभी जो है वो समझेंगे। अब क्या ये सही है कि भाई भाषा संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? तो आप देखेंगे इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 29 आता है आपका, जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। उसी अनुच्छेद में ये कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसका संरक्षण करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 29 के अंतर्गत कहा गया है भारतीय संविधान में। 343 से लेकर के 351 तक आप सभी देखेंगे ही जो भाषा संबंधी अनुच्छेद है। साथ ही साथ अनुच्छेद 350, इसके दो भाग हैं, ए और बी। 350 में आपको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधाएं आपको देखने को मिलेगा और 350 बी में आपको अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार के स्वरूप में अनुबंध दिखाई देता है। तो ये जो त्रिभाषा सूत्र है, इसको लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप सभी पाएंगे, ये मैंने आप सभी को कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से आप सभी ये समझ सकते हैं कि क्या त्रिभाषा सूत्र होता है। ठीक है, इसमें त्रिभाषा यानी कि तीन कौन कौन सी भाषाएं होती हैं जो मैंने आप सभी को बताई। इसकी पृष्ठभूमि में आप सभी देख पा रहे हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक दस्तावेज 1968 में आपको देखने को मिलेगा। उससे पूर्व जो है वो आपका राधाकृष्णन आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो आपको संबंधित स्वरूप में तत्कालीन समय पर दिखाई गई, जहां पर हिंदी अंग्रेजी के अलावा प्रादेशिक भाषा का स्वरूप देखने को मिला। उसके बाद में 1955 में आप देखेंगे लक्ष्मी स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ और जिस समय हिंदी जो प्रादेशिक भाषा के साथ में हिंदी के अध्ययन का द्विभाषा सूत्र दिया गया था और अंग्रेजी को जो था वो वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रस्ताव रखने की बात की गई थी। कोठारी आयोग की सिफारिश पर जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसे धरातल पर इसे अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है, 1968 में स्वीकार किया गया लेकिन अप्लाई नहीं हुआ। अब एनईपी जो आपकी 2020 के स्वरूप में नई शिक्षा नीति आती है, स्कूल स्तर में जब बहुभाषावाद को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि बहुभाषावाद होने से व्यक्ति की प्रतिभा और निखर करके आती है। व्यक्ति अधिक स्वरूप में अपने भावों को जिस भी भाषा में अधिक अभिव्यक्त करना चाहे कर सकता है। तो ये त्रिभाषा का जो फॉर्मूला आपका है, इस प्रावधान का प्रस्ताव 2020 में आया और इसमें संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों, संघ की आकांक्षाओं, बहुभाषावाद, इन सभी को प्रस्तावित करने के साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, बहुउद्देश्यवाद के स्वरूप में बहुभाषावाद को ध्यान में रखते हुए इसे क्रियान्वित किया गया है। आप सभी ने बड़े ही ध्यान से इस सेशन को सुना और इसी तरह के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए मैं आप सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करती रहूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की क्लासेस के लिए बेल आइकन जो है इसको प्रेस कर लीजिए। मेरी हिंदी साहित्य कंपटीशन एग्जाम की जो पुस्तक है वो आपको अमेजोन पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, हिंदी बाय डॉक्टर कविता के नूनिया के नाम से। और टेलीग्राम का ग्रुप है हिंदी बाय डॉक्टर कविता नूनिया, आप सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया गया है, ताकि आप सभी अपनी बेहतरीन तैयारी और अपने ज्ञान का संवर्धन करते हुए उसे आगे बढ़ाते रहें और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन होती रहे। धन्यवाद।